फ्रेंड्स, मैं मुकेश बंडवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ अन्य जो बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में बात करेंगे और इस प्रकार यह अंतिम वीडियो होगा जो महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण होगा। इसके बाद सीधा हम लोग महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आंदोलन रहे हम लोग उन सारे आंदोलनों की बात करेंगे। हम लोग चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, हम लोग अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन की बात करेंगे, इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, इसके बाद असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब ये एक प्रकार से जो इसके बाद का वीडियो होगा वो पूरा जो है आप कह सकते हो कि महात्मा गांधी के आंदोलन उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं उन सबों पर जो है वो निर्भर होगा। तो इस प्रकार यह जो वीडियो है वो वीडियो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य जो बचे हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन कौन सा था, महात्मा गांधी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा की रचना किसने की थी, उसका संगीत किसने दिया था, किसने महात्मा गांधी के सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैनो कहिए की रचना की। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है उनके समाचार जो पत्र रहे, जैसे इंडियन ओपिनियन रहा, हरिजन रहा, नवजीवन रहा, इसी प्रकार यंग इंडिया रहा, तो वो सारी जो समाचार पत्र है उसके बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को, इसमें से उन पुस्तकों को शामिल करेंगे जिसका प्रणयन महात्मा गांधी ने खुद किया और उन पुस्तकों को भी शामिल करेंगे जिसको गांधी जी ने पढ़ा और जिनके विचारों को आत्मसात किया और अपने डे टू डे लाइफ में उसको एग्जीक्यूट किया। तो इस तरह के तमाम जो फैक्ट्स है, महात्मा गांधी की उपाधि को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि महात्मा गांधी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा, सबसे पहली बार महात्मा किसने कहा, किसने सबसे पहली बार महात्मा गांधी को बापू कहकर पुकारा था, वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब नोट्स भी बना रहे होंगे और अगर नहीं बना रहे तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी कलम निकाल कर आप जो है इसके संबंधित जो तथ्य हैं उस फैक्ट्स को आप लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले हमने ये लिखा महात्मा गांधी से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है, सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू महात्मा गांधी हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए महात्मा गांधी का सबसे पहले उपनाम है, उपाधि है, कुछ और इससे जुड़ी हुई बातें हैं वो। तो महात्मा गांधी का एक सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है कि यहां पर हम ये कह सकते हैं महात्मा गांधी का सबसे जो मतलब पहला सवाल ऐसे बन सकता है और जो एक बहुत ही सामान्य सा सवाल है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो मोहनदास करमचंद गांधी हो गया और करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था। ठीक है, और महात्मा गांधी चूंकि मोहन नाम था तो मोहन से मोनिया हो गया और उनका जो है उपनाम एक मोनिया पड़ गया और उनके घर वाले और मित्र प्रायः इसी नाम से महात्मा गांधी को पुकारा करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को सबसे पहली बार फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से 6 जुलाई 1944 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपिता के तौर पे महात्मा गांधी को जो है पुकारा था। उस समय सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ जो है मिलकर भारत पर जो है वो कह कि अंग्रेजी जो शासन था उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और उसी दौरान रंगून रेडियो से 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर जो है संबोधित किया था। जब बापू की बात आएगी तो बापू सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम बापू कहा था महात्मा गांधी को। और हिंदुस्तान में यह ध्यान रखिएगा कि जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात आती है तो महात्मा गांधी के युग की शुरुआत के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन पर जिनका प्रभाव था वो थे कौन, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। और उसके बाद महात्मा गांधी है और उसके बाद भारतीय राजनीति में जिनका प्रभाव बढ़ा वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक उत्तराधिकारी महात्मा गांधी हो गए और महात्मा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है वो कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहां पे बापू सर्वप्रथम किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और जबकि महात्मा सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ
रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 1917 ईस्वी में जब चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को सफलता मिली थी, तो उनकी सफलता से प्रभावित होकर उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा था, और फिर वो महात्मा गांधी के नाम से ही जो है वो ज्यादा पुकारे जाने लगे। ठीक है, इसके बाद देखिए वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है वो किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। 1947 की परिस्थिति में जब कह सकते हैं 16 मई 1946 ईस्वी को जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाए जाने की घोषणा की और लड़कर लेंगे पाकिस्तान के नारे लगाकर उसने पूरे भारत को, विशेषकर कलकत्ता, बिहार, नोआखली, इन क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगों की भयानक जो है वो आग लगा दी और मानव के दुश्मन हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। और वहां पे इतनी लाशें गिरी थी कलकत्ता शहर में कि जिसका सही समय पर उसका निस्तारण भी जो है संभव नहीं हो पा रहा था। तो उस सांप्रदायिक दंगों की दावानल की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में भी जो है महात्मा गांधी अकेले वहां जाकर वो क्या है उन दंगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। और माउंटबेटन ने उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा था ये वन मैन बाउंड्री फोर्स है, यानी कि वहां पर जो दंगे फसाद हो रहे हैं वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो उसको समेटने की कोशिश कर रहा है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए माउंटबेटन ने उन्हें जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा था। और गांधी जी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही कभी यह विश्वास कर सकेगी कि हाड़ मांस का ऐसा मानव कभी इस धरती पर विचरण करता था। यह सवाल बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो माई अर्ली लाइफ माई चाइल्डहुड, ठीक है, माई अर्ली लाइफ माई चाइल्डहुड, यह महात्मा गांधी से संबंधित जो पुस्तक है, महात्मा गांधी ने इसकी रचना की थी। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है सर्वोदय, और सर्वोदय का ध्यान ये रखना है कि रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को उन्होंने पढ़ा और उसका उन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद सर्वोदय के नाम से किया। सर्वोदय महात्मा गांधी की एक विचारधारा भी है और महात्मा गांधी ने एक सर्वोदय के नाम से पुस्तक भी रचना की थी और वो पुस्तक गुजराती भाषा में अनुवाद था। और वो कौन सी पुस्तक का? तो रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट, ठीक है, अनटू दिस लास्ट। और सर्वोदय का मतलब यहां पर यह समझ लीजिएगा कि सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, जिसमें किसी एक व्यक्ति भी जो है बचना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी इसलिए उपयोगितावादी विचारधारा के एक प्रकार से उनका जो विचारधारा है वो विरुद्ध है, क्योंकि उपयोगितावादी विचारधारा वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस सुख से वंचित होंगे। महात्मा गांधी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। उनका यह कहना था कि एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, इसलिए वो सबके उदय की बात करते थे, सर्वोदय की बात करते थे। और महात्मा गांधी के सर्वोदय के नाम से एक गुजराती भाषा की पुस्तक है जो कि ट्रांसलेशन है वो किसका? रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का। इसके बाद हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि हिंद स्वराज गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जो है लिखा है, जो महात्मा गांधी के दर्शन का बीज रूप है। ठीक है, और यह समझने की बात है कि महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को, क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका से उन्हें ब्रिटेन जाना पड़ा और ब्रिटेन से जब साउथ अफ्रीका वापस लौट रहे थे तो किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर जो गिरे हुए जो कागज वगैरह थे, जो पुर्जे थे, जो लिफाफा थे, उसी को कलेक्ट करके उसी पर उन्होंने हिंद स्वराज नामक अपनी पुस्तक की रचना की थी, जो मूल रूप से गुजराती भाषा में। ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ या मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या फिर दूसरी पुस्तक उनकी है हिंद स्वराज, जो आत्मकथा नहीं है। ठीक है, दोनों जो पुस्तक है वो गुजराती भाषा में, हिंद स्वराज गुजराती भाषा में, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी जो है वो क्या है गुजराती भाषा में। ठीक है, दोनों गुजराती भाषा में लिखे गए। तो यहां पे हिंद स्वराज गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में, और दूसरी उनकी जो आत्मकथा है, ठीक है, ये महात्मा गांधी की जो है वो आत्मकथा हो जाएगी, ये गांधी जी की आत्मकथा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्वराज हिंद स्वराज ये आत्मकथा नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये आत्मकथा नहीं है, लेकिन गांधी जी की फिलॉसफी को समझने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो वो आत्मकथा नहीं, गांधी जी की आत्मकथा वो क्या हो जाएगा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग,
यहीं पे सत्याग्रह की बात करते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी ने जीवन पर्यंत किया। उनका ये कहना था कि सत्य जो है वो क्या है कि हर एक इंसान के भीतर मौजूद रहता है, और सत्य के साथ उनके जो प्रयोग जीवन पर्यंत चलते रहे। इसका मतलब ये हो गया कि आज जो बात हमारे लिए सत्य है, 10 साल के बाद हो सकता है कि वह बात मेरे लिए सत्य ना हो। ठीक है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, हमारे प्रयोग चलते रहते हैं। प्रयोग जब करते हैं तो पिछली बात जो है वो लगती है कि वो गलत है, फिर एक नया उसकी जगह पे एक बुनियाद, एक नई विचारधारा आती है, फिर उसको कुछ दिनों तक हम चलाते हैं, कुछ दिन तक ले चलते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद अनुभव आता है तो लगता है कि नहीं, ये बात जो है वो सही नहीं है, फिर उसकी जगह पे एक नई विचारधारा जन्म लेती है। तो इस तरह से सत्य के साथ जो प्रयोग है वो जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत आप कह सकते हो, मरते दम तक जो है सत्य के साथ प्रयोग जो है वो चलते रहते हैं। तो गांधी जी ने इसके बारे में बड़ा विशद विश्लेषण किया, और सबसे बड़ी बात की उसको बहुत ही डे टू डे लाइफ में अपनी जो जीवन से जुड़े हुए जो घटनाएं थी उन घटनाओं को रिलेट करते हुए उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया है। ठीक है, तो ये हो गया सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी से संबंधित जो समाचार पत्र है, पहला जो है इंडियन ओपिनियन हो गया, दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बार और भी मैं बता चुका हूं कि ये इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रस्ताव महात्मा गांधी को मदन जीत ने दिया था, और इसका जब प्रकाशन हुआ तो इसके संपादक जो है मनसुख लाल नाजर थे पुस्तकों में या कागजों में, लेकिन संपादन की वास्तविक भूमिका अदा कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। ठीक है, और ये प्रारंभ में 4 भाषाओं में निकलता था, तमिल, इंग्लिश, गुजराती तथा हिंदी में। बाद में तमिल और हिंदी में इसके प्रकाशन को बंद कर दिया गया, और फिर प्रकाशन किस में होता रहा? इंग्लिश तथा गुजराती में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दूसरा समाचार पत्र है नवजीवन, ये गुजराती भाषा में, और ये सितंबर 1919 ईस्वी से प्रकाशित हुआ, लेकिन 1933 ईस्वी में 1933 एडी में इसी समाचार पत्र का हिंदी में हरिजन के नाम से प्रकाशन शुरू हुआ। ठीक है, तो नवजीवन गुजराती भाषा में 1919 में, जिसे ही हिंदी भाषा में हरिजन में 1933 में तब्दील कर दिया गया। और तीसरा जो समाचार पत्र है यंग इंडिया, ठीक है, वो यंग इंडिया है, और ये इंग्लिश में, और इसका प्रकाशन महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1919 ईस्वी में किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। ठीक है, इसकी बात देखिए, और जहां पे आपको नोट कर रहे होंगे तो बस यहां पे पॉज दे दीजिएगा, पॉज देने के बाद आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा गांधी जी के विचारों को प्रभावित किया। ठीक है, गांधी जी आखिर में उनकी जो विचारधारा है, जब हम ये कहते हैं कि विचारधारा कैसे बनती है, कोई भी विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग में उगा हुआ कोई जंगली पौधा नहीं होता है, जिसके कल्टीवेशन के लिए कोई जो है खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं होती है, खेतों को जोतने की जरूरत नहीं होती है, सिंचाई की व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है। जंगली पौधा जंगली है, वो खुद ब खुद जो है उगता है, खुद ब खुद जो है मर जाता है, उसके लिए कोई किसान खेती का काम नहीं करता। लेकिन जब हम अपनी विचारधारा की बात करते हैं तो ये विचारधारा हमारे दिमाग में उगा हुआ कोई जंगली पौधा नहीं होता है। विचारधारा जो है वो क्या है? हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया से बनती है। हम जिस स्पेस और टाइम में जी रहे होते हैं उसी के हिसाब से हमारी विचारधारा जो है बनती है। ठीक है, तो गांधी जी अगर ऐसे थे तो जाहिर सी बात है उनकी अपनी जो विचारधारा थी वो तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास की जो परिस्थितियां होंगी जिनसे उनका इंटरेक्शंस हुआ जीवन में, उनकी जो विचारधारा थी उन विचारों से प्रभावित हुए होंगे। तो वो कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें थी, कौन कौन सी ऐसी विचारधारा थी, या कौन कौन से ऐसे विचारक थे जिनके विचारों ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी बच्चा जो है अपनी माँ से सबसे ज्यादा अटैच्ड होता है, तो उनकी माता जो पुतली बाई थी वो एक धार्मिक विचारधारा की महिला थी, वो एक वैष्णव मतलब जो है कह सकते हैं उपासिका थी, और वैष्णव धर्म के विचारों से विशुद्ध शाकाहारी और छल प्रपंच से दूर एक जीवन की एक सादगी से मतलब बिताने वाली वो महिला थी, धर्मपरायण महिला थी। तो गांधी जी का उनके साथ रहना होता था। तो गांधी जी के विचारों पर, महात्मा गांधी के जो विचार थे उन विचारों पर उनकी माता का बहुत गहरा असर पड़ा। इसके अतिरिक्त जो है अगर हम बात किया जाए 1889 में 1889 एडी में उन्होंने गीता का अध्ययन किया, और इसको आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब वो शब्द बहुत अच्छे हैं। बुक ऑफ स्पिरिचुअल रेफरेंसेस, आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक। आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक, संदर्भ की जब बात करते हैं
तो इसका मतलब ये हो जाता है, रेफरेंसेस की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम अध्यात्म में हम जो कुछ भी कह रहे होते हैं, अगर आपको रेफरेंस की जरूरत है तो गीता इस बात की भूमिका अदा करता है। इसीलिए गांधी जी ने इसे बुक ऑफ स्पिरिचुअल रेफरेंसेस यानी आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक कहकर पुकारा है। ठीक है, आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक कहकर पुकारा है। इसी प्रकार सितंबर 1894 में 1894 एडी में उन्होंने किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, किंगडम ऑफ गॉड यानी ईश्वर का साम्राज्य जो है वो क्या है, तुम्हारे भीतर है। यानी कि अक्सर हम सब ये सुनते हैं कि जो है वास्तव में ईश्वर को मंदिर और मस्जिदों में नहीं, ईश्वर हमारे भीतर है। हमें उसके भीतर अपने अंदर झांक कर देखिए, ईश्वर या खुदा, ईसा मसीह जो भी है सब वो हमारे अंदर है। ठीक है, वो उसी तरह से जिस तरह से हम ये कहते हैं कि कस्तूरी जो है वो मृग के अंदर ही होता है लेकिन वो तलाश बाहर करता है और उसके लिए भटकता रहता है, तो इसी तरह से जो सत्य है, जो ईश्वर है, ईश्वर का जो साम्राज्य है वो हमारे भीतर मौजूद है। हमें केवल उसको समझना है, केवल उसको एक्सप्लोर करना है, उस तक हमें पहुंचना है, उसका अनुभव करना है, उसके निर्देशों का पालन करना है। ये जो है वास्तव में इसको कहते हैं कि किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी कि जो ईश्वर का साम्राज्य है वो तुम्हारे भीतर है, वो हमारे भीतर है। ठीक है, तो ये बात जो है ये क्या है, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये जो है इसकी लेखक, इसकी रचना जो है रूसी विद्वान लियो टॉल्स्टॉय ने किया था, जो बहुत ही मतलब महात्मा गांधी उनसे काफी प्रभावित है। यहां तक कि साउथ अफ्रीका में उन्हीं की याद में लियो टॉल्स्टॉय को डेडिकेट करते हुए एक टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना भी की थी, जिसको जर्मन दोस्त हरमन कालिनबाख ने सपोर्ट भी किया था और 1000 के आसपास का एकड़ जमीन जो है वो क्या है कि उनको मुहैया कराया भी था। और जो है लियो टॉल्स्टॉय की विचारधारा से ही जो है महात्मा गांधी की विचारधारा प्रभावित थी कि पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। ठीक है, ये टॉल्स्टॉय के विचारधारा से ही प्रभावित था। तो 1800 तो इस पेज में 1889 में उन्होंने गीता का अध्ययन किया, जिसको बुक ऑफ स्पिरिचुअल रेफरेंसेस का, आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक कहकर पुकारा। और सितंबर 1894 ईस्वी में उन्होंने किंगडम ऑफ गॉड की रचना, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है, जिसका तात्पर्य होता है तुम्हारे हृदय में ईश्वर का साम्राज्य, उसका अध्ययन किया। और ये रूसी विद्वान लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है, जिनकी ही विचारधारा से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने कहा था पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। ठीक है, पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। इसके बाद देखिएगा सिविल डिसओबीडियंस, जो महात्मा गांधी की सविनय संबंधी विचारधारा है। ठीक है, सविनय का मतलब है कि कानून की अवज्ञा हम करेंगे सविनय पूर्वक, हम हिंसक तरीके से नहीं करेंगे, हम एग्रेसिव तरीके से नहीं करेंगे, हम सविनय पूर्वक कानून की अवज्ञा करेंगे। यानी हम चोरी और सीना चोरी की बात नहीं करेंगे, लेकिन कानून की अवज्ञा, कानून को डिसओबीडियंट किया जाना भी जरूरी है। तो इसलिए सविनय अवज्ञा संबंधी उनकी जो विचारधारा थी वो अमेरिकी विचारक हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक सिविल डिसओबीडियंस से जो है प्रभावित था। इसके बारे में हम लोग जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी की सविनय अवज्ञा संबंधी विचारधारा इसी से प्रभावित है और हेनरी डेविड थोरो की ही विचारधारा से गांधी जी प्रभावित है। और वो कहते थे वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम दिनों तक शासन करती है, और ऐसी सरकार कैसी सरकार होगी, लोकतांत्रिक सरकार। यानी कि महात्मा गांधी अराजकतावादी थे, वो कार्ल मार्क्स की तरह ही नो स्टेट थ्योरी पर विश्वास करते थे। वो राज्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, राज्य के अनस्तित्व, नॉन एग्जिस्ट को जो है वो स्वीकार करते थे। तो गांधी जी को ये लगता था कि राज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी गांधी जी को लगता था कि राज्य को अगर अभी हटा दिया जाए, अचानक हटा दिया जाए तो व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए राज्य का तब तक बना रहना जरूरी है जब तक कि मनुष्य का जो सोच है, मनुष्य की जो सोच है, मनुष्य कह सकते हैं कि वो इस तरह से ऐसे आचरण वाला ना हो जाए कि वो किसी का शोषण ना करे। जब तक ये स्थिति नहीं आएगी कि मनुष्य मनुष्य का शोषण ना करे और सब में एक समान और पूरे धरती पर राम राज्य आ जाए,
तब जाकर फिर राज्य का अनस्तित्व स्वीकारा जा सकता है, राज्य को हटाया जा सकता है। लेकिन ये स्थिति अभी नहीं आई है, तो इसके लिए जरूरी है कि क्या करना है कि राज्य का होना जरूरी है। लेकिन सवाल फिर ये उठा कि कैसा राज्य होना चाहिए। तब गांधी जी यहां पर यही डेविड थोरो की विचारधारा से प्रभावित दिखते हैं। वो कहते हैं वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम दिनों तक शासन करे। राज्य के अस्तित्व में गांधी जी विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं राज्य अनिवार्यतः पूंजीपतियों को बढ़ावा देता नहीं। ये कार्ल मार्क्स का कहना था, महात्मा गांधी का केवल कहना था कि राज्य जो है वो हिंसा के दम पर अपनी बातों को मनवाता है। ठीक है, अगर कोरोना के वातावरण में देखिए आप, तो क्या है कि जो लोग नहीं मान रहे उसको डंडे से पीटा जा रहा है। ठीक है, उसे जो है कह सकते हैं कि उसे जेल में हवालात में बंद किया जा रहा है। तो राज्य क्या कर रही है? राज्य एक प्रकार से डर से, एक प्रकार से धमकाकर, हिंसा फैलाकर उन्होंने वो क्या है कि वो अपनी बातों को मनवा रहे हैं। और जरूरी भी है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन गांधी जी ये कहते थे कि इस तरह से डराकर धमकाकर अगर अपनी बातों को हम उनसे मनवाते हैं तो ये एक प्रकार की हिंसा है। और गांधी जी इसलिए कहते थे कि हिंसा पर आधारित किसी भी एंटिटी का, किसी भी सत्ता का वजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन गांधी जी साथ में यह भी कहते हैं कि राज्य ठीक है वो हिंसा पर आधारित है, लेकिन उसका होना भी जरूरी है। और ये तभी इसको हटाया जाना चाहिए जब लोग आपस में सारी बातें समझते हो और एक दूसरे का शोषण ना करते हो, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो, अपने अधिकार को और कर्तव्य सब कुछ इक्वली जो है वो समझते हो और सबको वो फॉलो करते हो। तो फिर समाज में किसी तरह की दुश्वारियां, किसी तरह की समस्याएं नहीं रह जाएगी। लेकिन ये स्थिति आने में अभी क्या है कि वक्त लगेगा। तब तक के लिए किसी न किसी राज्य का होना जरूरी है। तो कौन सा राज्य होना चाहिए? तब वो हेनरी विवियन जो डेविड थोरो है उनसे वो प्रभावित दिखते हैं कि वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम दिनों तक शासन करती है। और ऐसी सरकार चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसलिए गांधी जी लोकतंत्र के समर्थक हो जाते हैं। ठीक है, और सर्वोदय के बारे में बताया कि सबका उदय, ठीक है, रस्किन के अनटू दिस लास्ट पुस्तक से प्रभावित है। ये सर्वोदय, यहां पर भी ये उपयोगितावादी विचारधारा। सर्वोदय मतलब होता है सबका उदय, यानी एक भी बंदा नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति छूट जाता है, उस विकास से वंचित हो जाता है, तो वो सही विकास नहीं है। ये गांधी जी कहते थे। ठीक है, लेकिन उपयोगितावादी विचारधारा कहता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। वो कहता है कि भाई सबका सुख की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, इसलिए हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सुखी पूर्ण जीवन जी सके। अब छूट जाएगा तो छूट जाए, लेकिन गांधी जी कहते हैं नहीं, छूट क्यों जाएगा? छूट जाएगा इसका मतलब वो सारे लोग जो है वो दुखी रहेंगे और ये सही विकास नहीं होगा। तो ये सर्वोदय की बात करते थे और ये जो है वो रस्किन के अनटू दिस लास्ट से प्रभावित है। ठीक है, इसके बाद सरमन ऑन द माउंटेन। सरमन मतलब होता है प्रवचन। ठीक है, तो प्रवचन, पर्वत पर प्रवचन, ये बाइबल के विशेष अध्याय है और वहां से ईसा मसीह ने जो भी उपदेश दिए, जो भी बातें कही, उससे वो प्रभावित है। ठीक है, इसके बाद हिंसा संबंधी जो विचारधारा है, अहिंसा संबंधी विचारधारा, सॉरी, ठीक है, ये जैन धर्म से प्रभावित है। और एक बार सवाल पूछा गया था कि महात्मा गांधी जो है किस जैन मुनि से प्रभावित है, तो जैन मुनि श्री राय चंद भाई से विशेष रूप से वो प्रभावित है। ठीक है, विशेष रूप से प्रभावित है, अहिंसा से प्रभावित है। और अहिंसा भी एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमको आपको बताना पड़ेगा अलग से। ठीक है, अहिंसा कायरों का नहीं बलशालियों का हथियार है। और गांधी जी ने साफ कहा था हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। वो कहते थे कि ये कायरों का जो है वो हथियार नहीं है, ये बहादुरों का, बलशालियों का हथियार है। ठीक है, तो ये जो है महात्मा गांधी की विचारधारा अहिंसा कहां से? जैन धर्म से प्रभावित था और जैन मुनि से प्रभावित है। उस जैन मुनि का नाम श्री रायचंद भाई थे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा कि गांधी जी का सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैनो कहिए। ये नरसिंह मेहता द्वारा, गुजराती वैष्णव संत है नरसिंह मेहता ने लिखा था, वैष्णव जन तो तैनो कहिए पीर पराई जानो रे। यानी कि वैष्णव जन आप उनको कहिए जो दूसरों के दर्द को समझता हो, जो दूसरों के जो है वो क्या है कि परेशानियों को समझता हो। तो यहाँ पे वैष्णव जन तो तैनो कहिए पीर पराई जानो रे, ये गांधी जी का सबसे प्रिय भजन था। ठीक है, और इसकी रचना किसने की थी? एक गुजराती वैष्णव संत नरसिंह मेहता ने। और दूसरी प्रसिद्ध जो है उनका भजन था, प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम। ये एक राम धुन है। ठीक है, ध्यान रखना, राम धुन है। और सामान्य तौर पे क्या है कि इसके रचयिता के तौर पे विष्णु दिगंबर पलुस्कर का नाम लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में क्या है कि इसके जो शब्द है वो लक्ष्मणाचार्य के द्वारा रचित
श्री नमः रामायणम से लिए गए, यानी रघुपति राघव राजा राम में जो जो शब्द है वो शब्द लक्ष्मणाचार्य के द्वारा रचित श्री नमः रामायणम से लिए गए। लेकिन इसका संगीत जिसने दिया था रघुपति राघव राजा राम का, वो विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे। तो ध्यान ये रखना कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने इसकी रचना नहीं की थी, बल्कि उसका संगीत दिया था, उसका धुन तैयार किया था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण वर्ष, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, उनके जीवन से समय जो भी तथ्य है, हमने कोशिश की जो है कुछ वीडियोस में उसको डालने की। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से अब हम स्टार्ट करेंगे 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, गांधी जी सहयोग देते हैं ब्रिटिश सरकार का, इसके लिए उनको कैसे हिंद की उपाधि मिलती है। फिर वो उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो वहाँ पे रॉलेट अधिनियम पारित हो जाता है, जालियांवाला बाग कांड आ जाता है। ठीक है, इससे गांधी जी जो है खिन्न हो उठते हैं और फिर उनका शांतिपूर्ण सहयोग की जो प्रथम विश्व युद्ध की जो उनकी पॉलिसी रहती है वो असहयोग में तब्दील होता है, फिर असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ये सब हम लोग जो है अब स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि हमने जो ये बातें बताई ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो है वो क्या है कि कॉन्सेप्चुअली ही बात करने की इच्छा आपसे होती है कि फैक्ट्स तो कहीं मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल क्या है कि जब मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट और क्रमबद्ध तरीके से जब हमने प्रारंभ किया तो मैं चाहता हूं कि सिस्टमेटिक वे में ही हो। जिस तरह से ऑफलाइन क्लास हम लेते हैं, जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ें भी मैं लिखवाता हूं, वैसे ही नोट्स मैं कोशिश करता हूं कि आपका ऑनलाइन में भी जो है बनाए। आज फिर यहीं पे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।